वेलकम टू फॉर्मूला ज्ञान चैनल दोस्तों। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 दैट इज साउंड। तो गाइज ये चैप्टर में हम देखेंगे आज फिर से 40 MCQs जो कि आपके फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल एक्शंस। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन से मैकेनिकल एक्शन से प्रोड्यूस होती है। तो मैकेनिकल एक्शन जैसा कभी भी आपके पास वर्ड आ जाए, मैकेनिकल एक्शन, मैकेनिकल वेव, ऐसा, तो यहाँ पे ये रिलेटेड होता है इस मूवमेंट से, आप ये याद रखिएगा, मूवमेंट से रिलेटेड होता है। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल एक्शंस। सो कौन सा मैकेनिकल एक्शन है, किस टाइप के मूवमेंट से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। क्या हीटिंग से प्रोड्यूस होता है साउंड? तो नहीं गाइस, हीटिंग से तो कोई साउंड का कोई लेना देना नहीं है, हीटिंग तो पार्टिकल हीट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वाइब्रेशन, तो हीटिंग ऑप्शन इज रॉन्ग। क्या वाइब्रेशन से, यस, अगर हम बात करें तो गाइस वाइब्रेशन में पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई पार्टिकल कहीं पे लेटर से आपने जैसे फॉर एग्जांपल बेल रिंग किया है, या फिर जो मंदिर में आप बेल फॉर एग्जांपल बजाते हैं, या फिर कहीं और भी आप लेटर से अगर आप बेल रिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो रिंगिंग साउंड होगी उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, जो मटेरियल है, वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। ये टू एंड फ्रो मोशन करता है गाइस, टू एंड फ्रो, और इसी को मैं ऑसिलेटरी मोशन भी कहता हूँ। सो ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, तो ये सारे एक ही नाम है। सो दिस इज वाइब्रेशन। सो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। आगे बढ़ते हैं, कूलिंग भी नहीं, कंप्रेशन भी, कंप्रेशन, सो गाइस कंप्रेशन भी नहीं आंसर है इधर, कंप्रेशन इज नॉट द फुल कंप्लीट आंसर। सो द राइट आंसर इज वाइब्रेशन is the most suitable answer. So vibration sound is a form of energy produced by the back and forth movement. वही मैंने बताया इस टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ये सारे एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज। ना ह्यूमन बॉडी में कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, आप ही सोचिए। क्या हम मुंह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन से पार्ट से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आप जरा सोचिए। तो इधर पे माउथ ऑप्शन देखिए दिया है, माउथ, क्या हम लंग से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? सो माउथ से नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लंग से, माउथ से तो हम बोलते हैं गाइस, हाँ, लंग से क्या हम प्रोड्यूस करते हैं, लंग से हम सांस लेते हैं, वॉइस बॉक्स। सो वॉइस बॉक्स इज माय राइट आंसर, लिरिक्स, ये हमारे अंदर जिसका नाम लिरिक्स भी है और वॉइस बॉक्स भी है। सो आप याद कर सकते हैं, विंड पाइप नहीं, यहाँ से हम सांस लेते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द लिरिक्स कंटेन्स टू वोकल कॉर्ड्स। तो इस लिरिक्स में ही हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं, और ये वोकल कॉर्ड एक नैरो स्लिट बनाते हैं गाइस, जहाँ से जो क्या करता है, जो एडिक्वेट प्रेशर के कारण जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और हेंस हमारा न्यूरो सिग्नल के कारण जो हमारी आवाज़ है वो जो भी हम कहना चाहते हैं वर्ड्स में या फिर जो भी है उसमें कन्वर्ट होके आती है। सो इट इज़ ड्यू टू वोकल कॉर्ड्स दैट वाइब्रेट व्हेन एयर इज फोर्स्ड थ्रू अ नैरो स्लिट। जब एयर ये नैरो स्लिट से होके वोकल कॉर्ड में जाती है तो गाइस क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिरिक्स में दो वोकल कॉर्ड होते हैं जो वाइब्रेट होते हैं जब उसमें एयर आती है, हवा आती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, साउंड ट्रैवल्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। अब मीडिया क्या होता है गाइस, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। सो साउंड कौन से मीडिया से ट्रैवल करती है, मतलब कि कौन से मीडियम से, क्या अकेले सॉलिड से ट्रैवल करती है, क्या लिक्विड से अकेले ट्रैवल करती है, गैसेस से, या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज गाइस ऑल ऑफ दिस, साउंड सारे मीडियम से ट्रैवल करती है। गाइस मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि सबसे फास्टेस्ट कहाँ से साउंड ट्रैवल करती है। आई होप मुझे आप इसका आंसर देंगे कमेंट्स में, क्या सॉलिड से करती है, क्या लिक्विड से, या गैसेस में। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। साउंड रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस टू प्रोपगेट। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट। अभी गाइस मैंने इसके बारे में बात किया था, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो फास्टेस्ट किस में करती है गाइस, फास्टेस्ट करती है क्या वो एयर में, वाटर में, स्टील रॉड में, या वैक्यूम में। तो गाइस मैं चाहूँगा आप ये जाके एक्सपेरिमेंट करिएगा, कहीं पे अगर आपको स्टील रॉड या मिलता है, लेटर से फॉर एग्जांपल आप सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर, तो वहाँ पे आपको मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड 4th फ्लोर पे हो और आप एकदम 1st फ्लोर पे हो, तो वहाँ से आप, मैं चाहूँगा कि आप ये एक्सपेरिमेंट करिए, थोड़ा सा कॉइन से आप एक रिंगिंग साउंड क्रिएट करिए, उस पर हल्का सा
या फिर आप थोड़ा सा वाइब्रेशन कर सकते हैं अपने हाथ से ही। सो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा क्या फोर्थ फ्लोर पे उसे साउंड सुनाई दे रहा है, तो गाइस आप ये जाके एक्सपेरिमेंट करिएगा तो साउंड बहुत ही क्लियर आता है। तो स्टील रॉड में साउंड सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, इसीलिए हम कहते हैं एयर में नहीं करता, सबसे स्लोएस्ट एयर में करता है गाइस, और वाटर में उसके बाद मीडियम रहता है, और वैक्यूम अगेन ना के बराबर रहता है गाइस इधर पे, नो साउंड ट्रैवल्स इन वैक्यूम। ओके, तो बेसिकली इधर कहने का मतलब ये है गाइस पार्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं, साउंड ट्रैवल करता है पार्टिकल से। और इधर पे जो प्रिंसिपल है गाइस, पार्टिकल जितना क्लोज होंगे साउंड उतना अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा, ठीक है गाइस, साउंड उतना अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा, बिकॉज वाइब्रेशन उतना अच्छे से होगा जितना क्लोज होंगे पार्टिकल्स, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा क्लोज किस में होते हैं, मतलब गैप्स ना के बराबर होता है किस में, सॉलिड में। उसके बाद मेरा लिक्विड होता है जिसमें पार्शियली थोड़ा सा बीच में गैप होता है, और एयर में तो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरी सॉलिड में होती हैं, हेंस गैप बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टील रॉड देखिए इधर बताया गया है, साउंड ट्रेवल्स फास्ट इन सॉलिड्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड अलाउइंग फॉर एफिशिएंट वाइब्रेशन ट्रांसफर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड कहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता गाइस, क्या वाटर से ट्रैवल कर सकता है, स्टील से, एयर से, तो कहाँ से नहीं कर सकता। तो जैसे हमने वैक्यूम के बारे में बात किया था गाइस, वैक्यूम में नो पार्टिकल्स, क्योंकि कोई उधर कोई मीडियम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस, स्पेस में कोई पार्टिकल्स नहीं होते। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल, इट नीड्स अ मीडियम, मीडियम मतलब वाटर से करेगा, स्टील से करेगा, एयर से करेगा, बट वैक्यूम से नहीं करेगा। तो हमारा आंसर कैन नॉट है, तो हमारा आंसर होगा वैक्यूम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम हैज नो मैटर पार्टिकल्स एंड सिंस साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज लाइक, तो आउटर पार्ट जो हमारा आउटर पार्ट होता है उसका शेप कैसा होता है गाइस, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा आपके कान का शेप कैसा है, कुछ इस टाइप का रहता है गाइस। तो ये जो शेप है, ये शेप हमारा किस टाइप का रहता है, क्या वो कोन जैसा रहता है, सिलेंडर जैसा, स्क्वायर जैसा, तो गाइस सिली ऑप्शन है, स्क्वायर तो होगा ही नहीं, सिलेंडर भी नहीं होगा, कोन भी नहीं होगा, और राइट आंसर है फनल। ये कैसा रहता है गाइस, फनल जैसा रहता है, इस टाइप का कुछ ऐसा रहता है, जहाँ से जो चीज़ें हैं हमारे जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो हमारे कान में आसानी से जा पाए। तो आपने देखा होगा गाइस, ये थ्रू एवोल्यूशन हमारे कान का शेप ऐसा वेव्स फॉर्म में इवॉल्व हो चुका है। तो ये हमारे, क्योंकि साउंड वेव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही रहता है, तो इसीलिए हमारा ईयर का जो शेप है वो इस टाइप से कुछ इवॉल्व हो चुका है। सो आउटर पार्ट ऑफ द शेप इज लाइक अ फनल, फनल आप सभी लोग को पता होगा गाइस कैसा होता है, ऐसा रहता है फनल। हाँ, तो इसी जैसा हमारा साउंड का ईयर का शेप रहता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। फनल द आउटर ईयर पिना, तो उसका नाम है जो पार्ट है यार आउटर ईयर को हम गाइस पिना कहते हैं। इस फनल शेप टू कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम इनटू द ईयर कैनाल। सो ईयर कैनाल में वो साउंड वेव को सेंड करता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। इस ईयर कैनाल में सेंड करता है, फिर हमारे उधर ईयर ड्रम्स रहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ईयर वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स हिट इट, तो कौन सा पार्ट ईयर का वाइब्रेट करता है गाइस जब साउंड वेव उसे हिट करते हैं। सो क्या पाइना वाइब्रेट करता है, पाइना अभी हमने देखा आउटर पार्ट होता है गाइस। ईयर कैनाल तो कैनाल शेप लाइक होता है जहाँ से साउंड अंदर ट्रैवल करता है, कैनाल शेप जहाँ से साउंड अंदर ट्रैवल करता है। सो क्या ईयर ड्रम, यस द राइट आंसर इज ईयर ड्रम, जिसको गाइस मैं हिंदी में कहता हूँ कान के पर्दे। सो यहाँ पे ही गाइस साउंड क्या करता है, हिट करता है। जैसे आपने एक्टिविटी की होगी, एक खाली बॉक्स लेके, एक खाली सिलेंड्रिकल कैन जैसा लेके, हॉलो सिलेंड्रिकल कैन जिस पे आपने एक रबर लगाया था और उस पर आप क्या करते थे, नीचे से साउंड प्रोड्यूस करते थे किसी मान लीजिए फ़ोन को रिंग करके या फिर ऐसे, और यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ ग्रेन्स रखते थे जिससे कि ये ग्रेन्स वाइब्रेट होते थे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने की होगी आई होप। तो सेम फिनोमेना हमारे कानों के अंदर भी होता है, ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है गाइस, ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही साउंड वेव्स उसे हिट करते हैं। सर ईयर ड्रम इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम क्या होता है, थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन रहता है, जैसे कि बलून का एग्जांपल हमने उधर लिया था, दैट एक्ट्स लाइक अ ड्रम स्किन। ओके, जैसे ड्रम का स्किन भी होता है, आप देख सकते हैं ड्रम जो बीट करते हैं, वाइब्रेटिंग व्हेन साउंड रीचेस इट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइब्रेशंस फ्रॉम द ईयर आर सेंट टू द ब्रेन बाय विच नर्व, ईयर तक वाइब्रेशन कौन से नर्व से सेंड की जाती है, ब्रेन के द्वारा। सो आर सेंड टू द ब्रेन। सो ईयर में से गाइस, ईयर आपको पता है, ईयर के बाद हमारे ईयर
में से ईयर में अगेन गए जो साउंड वेव्स होती हैं ईयर से अंदर आएंगी और ये साउंड वेव्स हमारी ब्रेन को जाएगा, ब्रेन हमारा सिग्नल रिसीव करेगा और फिर ये हमें रिस्पॉन्स करने के लिए सिग्नल्स सेंड करेगा। सो यहाँ पे पूछा गया है वाइब्रेशंस फ्रॉम द ईयर आर सेंड टू द ब्रेन बाय विच नर्व, तो कौन से नर्व से ब्रेन के लिए सिग्नल्स जाते हैं ईयर से ब्रेन तक, ईयर से ब्रेन तक। सो कौन सा नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करती है गाइस ब्रेन तक? ऑडिटरी नर्व इज माय राइट आंसर गाइस। ऑडिटरी नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व तो आंखों में रहती है, आंखों से ब्रेन तक जाती है, स्पाइनल नर्व तो स्पाइनल कॉर्ड में, गस्टरी नर्व तो आपके हमारे टंग में रहता है, ठीक है गाइस। सो दैट इज माय राइट आंसर, ऑडिटरी नर्व। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The inner ear converts vibration into signals which are sent to the brain via auditory nerve. So आगे बढ़ते हैं। Why should we never put sharp objects into our ears? Guys हमें कोई sharp objects नहीं डालनी चाहिए। For example आपने देखा वो कई लोग कुछ टूथपिक हो गया या फिर पिन हो गया उससे अपने कान को पियर्स करते हैं। I mean they try to just रिमूव डर्ट फ्रॉम देयर ईयर। सो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए गाइस। इट इम्प्रूव्स हियरिंग, क्या ये हियरिंग को इम्प्रूव करेगा? इट डैमेजेस द ईयर ड्रम, इट चेंजेस द पिच, इट क्लीन्स द वैक्स। सो जैसा कि अभी मैंने बोला था दे क्लीन द वैक्स यूजिंग दैट। सो ये तो एकदम ही सिली ऑप्शन है। इट चेंजेस द पिच, क्या ये पिच चेंज करेगा? ऐसा कुछ हमारे बॉडी में मैकेनिज्म तो नहीं है यार, कोई मशीन तो नहीं है हमारा कान। सो इट इम्प्रूव्स हियरिंग, सो अगेन रॉन्ग आंसर। इट डैमेजेस द ईयर ड्रम, ये ज़रूर कर देगा गाइज, आपके ईयर ड्रम को ये डैमेज कर देगा और ये परमानेंट डैमेज होता है गाइज, ये परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है इससे, ठीक है। सो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। इट डैमेजेस द ईयर ड्रम, शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन पंक्चर द डेलिकेट ईयर ड्रम पोटेंशियली कॉजिंग परमानेंट हियरिंग लॉस। देखिए गाइस परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, आई होप आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। इसका आंसर है हमारा राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है इस नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंडुलम का एग्जांपल लूँ तो बॉब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन लेता है? एक ऑसिलेशन कितना होता है गाइस? व्हाट इज वन ऑसिलेशन? वन ऑसिलेशन मतलब क्या होता है आप समझिए। एक बार बॉब इधर गया और फिर से बॉब इधर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ये इनिशियल पोजीशन है, इसे मैं कहता हूँ एक ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है ये बी है और फिर ये ए बी और अगेन ये ए है और ये बी है गाइस, तो हम कैसे बताएंगे? ए से बी बॉब गया, फिर बॉब बी टू ए आ गया, ठीक है, ए टू बी फिर बी टू ए, तो ये वन ऑसिलेशन, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे फिर से आ गया, ये वन ऑसिलेशन होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगर पर सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं वो मेरा फ्रीक्वेंसी होता है गाइस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ वाइब्रेशन हैपेंस इन 1 सेकेंड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। अभी मैंने बताया राइट आंसर इज हर्ट। मीटर सेकंड गलत है, सब कुछ डेसिबल गलत है। सो डेसिबल किसका एसआई यूनिट है गाइस? आप मुझको कमेंट में बताएं किसका एसआई यूनिट है। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 2 सेकेंड्स व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? गाइस तो फ्रीक्वेंसी हमें इधर निकालना है। सो फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालेंगे? पूछा जा रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है 2 सेकेंड में, तो भाई सिंपल सी बात है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 20 टाइम्स अगर वो ऑसिलेट करता है 2 सेकेंड में, तो हमने फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया था गाइस? 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में आप इधर कैलकुलेट करिए। तो इसको 1 सेकेंड में हम कैसे निकालेंगे? मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 2 सेकेंड में 20 टाइम्स ये ऑसिलेट करता है। नंबर ऑफ टाइम्स इज ऑसिलेशन गाइस, 20 टाइम्स ऑसिलेशन, तो मुझे नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना है 1 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से 2 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो 20/2, तो ये कैंसिल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10। सो आंसर इज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। ओके, तो 1 सेकेंड में 10 टाइम्स ये ऑसिलेट करेगा, 10 ऑसिलेशंस लेगा, तो माय राइट आंसर इज 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज, सिंपल सी बात है गाइस। अगर आपको फॉर्मूला जैसे समझना है इसे, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट आप फॉर्मूला जैसे याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम टेकन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं गाइस फॉर्मूला वाइज। नहीं तो जैसे मैंने आपको समझाया आप इधर से 1 सेकेंड से यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13।
द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज। गाइस अगेन अभी हमने वन ऑसिलेशन के बारे में बात किया, वन ऑसिलेशन क्या होता है। अब अगेन वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने वन ऑसिलेशन आपको समझाया था, अगर आप पॉइंट ए से बॉब को छोड़ते हैं और बॉब पॉइंट बी तक जाता है, पेंडुलम का बॉब, और फिर से ये पॉइंट ए तक आ जाता है, तो ये वन ऑसिलेशन होता है गाइस। ये एक डेफिनेशन है, मैं एक और डेफिनेशन आपको इधर ही दे देता हूँ। तो सेकंड डेफिनेशन क्या होती है गाइस, अगर आप पेंडुलम को फॉर एग्जांपल उसके इनिशियल पोजीशन से, इसको इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कहते हैं, अगर इनिशियल पोजीशन से आप पेंडुलम को लेके जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम कहते हैं गाइस एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन, ये इनिशियल या इक्विलिब्रियम या स्टेशनरी पोजीशन होता है, आप वर्ड्स याद रखिएगा गाइस। इनिशियल से एक्सट्रीम ले जाते हैं, फिर बॉब इधर जाएगा, फिर से ये एक्सट्रीम ए मान लीजिए, फिर एक्सट्रीम ए से बॉब फिर से ऑसिलेट करता हुआ एक्सट्रीम बी पे जाएगा, ठीक है गाइस, एक्सट्रीम बी पे जाएगा। तो ये एक्सट्रीम बी से आने के बाद फिर से ये अपनी मीन पोजीशन पे, बैक टू मीन पोजीशन ये आ जाएगा। तो ये भी क्या होता है गाइस, ये भी मेरा क्या होता है, ये भी मेरा वन ऑसिलेशन होता है। पहला मेरा बॉब स्टार्ट होगा मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम ए, फिर एक्सट्रीम बी, फिर बैक टू मीन पोजीशन, ठीक है गाइस, ये मीन पोजीशन होता है। सो इसको हम कहते हैं क्या, वन ऑसिलेशन। सेकंड डेफिनेशन आप याद रखिएगा। सो वन ऑसिलेशन इसे हम कहते हैं। वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है उसको हम गाइस कहते हैं टाइम पीरियड, उसको हम कहते हैं क्या, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, टाइम पीरियड इज अ ड्यूरेशन ऑफ सिंगल फुल बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, साउंड का लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है। तो गाइस याद रखिएगा, लाउडनेस इंप्लाइज टू एम्पलीट्यूड, ठीक है गाइस। एम्पलीट्यूड लाउडनेस को बताता है। जैसे अगर मैं वेव बनाऊं तो कितना ऊपर वेव जाएगा, ये होता है लाउडनेस, ठीक है गाइस। अगर मैं एक और रिप्रेजेंटेशन वेव का आपको बता दूं, कितना पास पास वेव रहेगा, ये होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है जितना पास है, जितना ऊपर तक गया है गाइस और जितना नीचे तक गया है, ये बताता है एम्पलीट्यूड को, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो लाउडनेस इंप्लाइज टू एम्पलीट्यूड एंड पिच इंप्लाइज टू, पिच और श्रिलनेस इंप्लाइज टू आप कह सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। श्रिलनेस इंप्लाइज टू पिच और श्रिलनेस इंप्लाइज टू फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं गाइस। द राइट ऑप्शन इज एम्पलीट्यूड, द राइट ऑप्शन इज एम्पलीट्यूड। द बिगर द वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड प्रोड्यूस, ठीक है गाइस। तो जैसे कि आप देखते हैं डीजे वगैरह की साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब आप समझिए उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। लाउडनेस इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। लाउडनेस की यूनिट क्या है गाइस, ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट है डेसिबल डीबी, ऐसे मैं लिखता हूँ स्मॉल डी कैपिटल बी, डेसिबल्स, ये मैंने पूछा भी था आपसे पहले। तो हर्ट्स मेरी किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की है, और ये तो डिस्टेंस है यार, और ये क्या है, ये प्रेशर का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं गाइस। राइट ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर साउंड इंटेंसिटी एंड लाउडनेस लेवल। क्वेश्चन नंबर 16, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू दी। तो प्रोपोर्शनल किसके गाइस, आपने पढ़ रखा है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल है। अगर लाउडनेस इनमें से क्या बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। तो जैसे अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया, ये होता है एम्पलीट्यूड गाइस, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो जितना ज़्यादा वेव ऊपर जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। तो राइट ऑप्शन इज एम्पलीट्यूड, ठीक है गाइस। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। बट यार यहाँ पे हमारा एक रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड में, हम बोलते हैं लाउडनेस का एक रिलेशन है, मैं अभी बता देता हूँ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के लाउडनेस प्रोपोर्शनल होता है गाइस, नॉट एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो इफ द एम्पलीट्यूड डबल्स द लाउडनेस इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ये बोला जा रहा है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The shrillness of pitch of a sound is determined by its shrillness. गाइस shrillness और pitch मैंने आपको पहले बताया था, shrillness और pitch किसको डिटरमाइन करता है। सही जवाब गाइस आपने सही आंसर किया है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। सो लाउडनेस नहीं, लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड गलत, डिस्टेंस गलत,
frequency is right. Higher frequency leads to higher pitched sound like a whistle. तो गाइस आप whistle की साउंड देखिए, आप जैसे बेबी क्राई कर रहा है उसकी साउंड देखिए। गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो पिच हाई पिच वॉइस होती है जनरली। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें गाइस। जो बॉयज़ की जो वॉइस होती है आफ्टर प्यूबर्टी वो उनकी वॉइस होर्स होती है, लाउड होती है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है वॉइस विद अ लो फ्रीक्वेंसी विल हैव। लो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी गाइस? लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने आपको बताया था पिच implies to frequency, amplitude implies to loudness। तो इधर हाई पिच कहा गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इधर लो पिच कहा गया है तो ये ऑप्शन सही है, लो पिच। सो जीरो लाउडनेस तो नहीं होगा, हाई लाउडनेस तो हाई लाउडनेस भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज लो पिच। आगे बढ़ते हैं गाइस। लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स few oscillations per second resulting in a deeper lower pitched sound। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी वॉइस। सो हायर फ्रीक्वेंसी किस में होगी गाइस? हायर फ्रीक्वेंसी किस में होगी? अगेन क्या मैन में होगी? मैंने आपको बताया जो मैन का जो वॉइस होता है वो काफ़ी लाउड होता है, हाई एम्पलीट्यूड वॉइस होता है, तो मैन इज़ नॉट राइट आंसर। क्या वुमेन का गाइस हाई पिच होता है? वुमेन का हाई पिच होता है, पिच ज़्यादा होता है वुमेन में, और मैन में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, लाउडनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज राइट। एलिफेंट तो अगेन हाई लाउडनेस एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लायन का भी ज़्यादा है, तो राइट आंसर इज पिच। वुमेन का in general women have shorter and thinner vocal cords that vibrates faster producing higher frequency or pitch। तो वुमेन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो छोटा होता है, शॉर्टर होता है और थिन रहता है और ज़्यादा पतला रहता है, जिससे कि और ज़्यादा जो साउंड होता है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल और तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। इधर देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20। द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर द ह्यूमन ईयर इज। हम कितनी आवाज़ सुन सकते हैं गाइस, कहाँ से कहाँ तक? हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 किलो हर्ट्ज़। ये आपको पता रहना चाहिए। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर इज 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। साउंड बिलो 20 हर्ट्ज़ इंफ्रा साउंड होती है गाइस। 20 हर्ट्ज़ से कम वाली साउंड इंफ्रा होती है, 0 टू 20, और 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली अबव दिस 20,000 तो ज़्यादा इससे होती है, वो होती है अल्ट्रासाउंड। वो हम नहीं सुन सकते, कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। साउंड विद फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज़, तो राइट ऑप्शन आपको पता लग गया होगा। राइट ऑप्शन इज इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। सो इंफ्रा मतलब इंफ्रासोनिक इज द राइट आंसर। अल्ट्रा मीन्स गाइस बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अल्ट्रासोनिक, तो ये गलत हो गया। सुपरसोनिक गलत हो गया, ऑडिबल गलत हो गया, तो बी। Infrasonic consists of very low frequency vibrations that human cannot detect। Question number 2, sounds with frequencies above 20,000। So above 20,000 गाइस क्या होगा? मैंने आपको बताया था अल्ट्रा। अल्ट्रा, इंफ्रा मतलब कम होता है गाइस, अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अल्ट्रा, अल्ट्रा पिक्सल आजकल, हाँ ऐसा एडवर्टाइजमेंट आते हैं। सो सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिकल स्कैन्स एंड बाय बैट्स फॉर नेविगेशन। तो गाइस ये मेडिकल स्कैन्स में हम यूज़ करते हैं, और दूसरा इसको बैट यूज़ करता है, इस आवाज़ को, इस फ्रीक्वेंसी से बैट क्या करता है? अपना रास्ता का पता लगाता है, नेविगेट करता है उसे कहाँ जाना है। सो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन हियर साउंड्स अबाउ 20,000 हर्ट्ज़। तो इसमें से कौन सा जानवर 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर वाली साउंड सुन सकता है? तो क्या ह्यूमन सुन सकते हैं? हम तो नहीं सुन सकते, हम 20 से 20,000 ही सुन सकते हैं, अभी हमने देखा। क्या काउ सुन सकते हैं? काउ भी नहीं सुन सकते गाइस। एलिफेंट, डॉग्स, तो राइट आंसर इज डॉग्स गाइस। डॉग्स उससे ज़्यादा साउंड मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड भी डॉग्स सुन सकते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी, डॉग्स हैव अ हायर हियरिंग रेंज देन ह्यूमंस एंड कैन हियर साइलेंट डॉग विसल्स। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24, अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड। अनप्लेजेंट साउंड कभी भी आ जाएगा गाइस। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो साउंड मुझे पसंद नहीं है वो क्या होता है गाइस? वो नॉइज़ होता है। सो राइट ऑप्शन इज नॉइज़। सो नॉइज़ का डेफिनेशन ये हो गया अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है गाइस। सो म्यूजिक तो प्लेजेंट होता है, पिच अगेन लाउडनेस आपको पता ही लग गया क्या होता है। नॉइज इज डिफाइंड एज इरेगुलर वाइब्रेशन। तो नॉइज क्या होता है गाइस? इरेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं, इरेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, दैट आर जारिंग टू द ईयर। ओके, जिसको सुनने में हमें तकलीफ होती है। म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। म्यूजिकल साउंड गाइस हम कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है? इज प्रोड्यूस्ड बाय, इस कौन से चीज़ से म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है? रेगुलर वाइब्रेशन, इरेगुलर, जीरो वाइब्रेशन, सडन वाइब्रेशन।
तो गाइस अभी हमने देखा नॉइज मतलब इरेगुलर वाइब्रेशन, तो म्यूजिकल साउंड जो होते हैं वो रेगुलर वाइब्रेशन होते हैं, ये पैटर्न में रहते हैं गाइस। ये जीरो वाइब्रेशन गलत, ये सडन वाइब्रेशन भी गलत, तो राइट ऑप्शन इज ए। म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ हार्मोनियस पीरियोडिक वाइब्रेशन दैट आर प्लीजिंग टू द ईयर, तो गाइस ये रिपीट करते हैं, ठीक है, एक पैटर्न में रहते हैं, फिर ऐसे 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 जो भी है एक ऑर्डर एक पैटर्न रहता है म्यूजिक में गाइस, ठीक है, इसीलिए ये प्लेजेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स गाइस क्या होगा अगर ज़्यादा साउंड हो जाए हमारे एनवायरनमेंट में, तो अगेन शोर शराबा ज़्यादा हो तो ये नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है कि सिंपल सी बात है, तो राइट आंसर इज नॉइज़ पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, नॉइज एक्सेसिव साउंड फ्रॉम ट्रैफिक मशीन्स एंड लाउड स्पीकर्स कॉजेज नॉइज पोल्यूशन, ये आपको लिख देना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज इज अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, ये सब में से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम किससे होता है यार, कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, कौन सा प्रॉब्लम होता है नॉइज पोल्यूशन से, क्या टाइफॉइड होता है, इंसोमेनिया होता है, मलेरिया होता है, अनीमिया होता है, तो गाइस राइट आंसर इज इंसोमेनिया। इंसोमेनिया, ये सब तो बुखार है गाइस, ये नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, नॉइज पोल्यूशन कॉजेज लैक ऑफ स्लीप, इंसोमेनिया मतलब आपको गाइस नींद नहीं आएगी अगर ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, स्ट्रेस होगा, हाइपरटेंशन होगा, सो दिस इज इंसोमेनिया, आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, लाउड नॉइज अबव विच लेवल इज कंसिडर्ड फिजिकली पेनफुल, कौन से लेवल के ऊपर जो हमारा कान है उसको दिक्कत होने लगती है लाउड नॉइज में, तो क्या वो 10 डेसिबल है, 30 है, 50 है, 80 है, तो राइट आंसर इज 80 डेसिबल गाइस, ऑप्शन सी 80 डेसिबल। नॉइज कंसिस्टेंटली अबव 80 डेसिबल इज डैमेजिंग एंड पेनफुल टू द ह्यूमन ईयर। तो बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, हाउ कैन नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल इन रेजिडेंशियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरिया जो रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या हम पेड़ को कट करके कर सकते हैं, यूजिंग मोर लाउड स्पीकर, हॉर्निंग मोर, तो हॉर्निंग मोर करेंगे गाइस, हॉर्न और ज़्यादा बजाएंगे, ये तो गलत है, ऑप्शन ही सी ऑप्शन है, यूजिंग मोर लाउड स्पीकर, क्या हम लाउड स्पीकर यूज करेंगे, गलत है, यूजिंग साइलेंसर एंड एयरक्राफ्ट इंजन कटिंग ट्रीज, गाइस हमें पेड़ काट देने चाहिए क्या, ये तो गलत बात ही गलत है, और दूसरी चीज़ पेड़ को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ और लगाने चाहिए जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन कम हो, तो पहले तो इधर पे तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। द राइट ऑप्शन इज यूजिंग साइलेंसर्स इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, तो गाइस हमें क्या करना है, जो हमारे साइलेंसर्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए, इंजन्स वगैरह में साइलेंसर्स यूज़ करने चाहिए गाइस, तो यहाँ पे ज़्यादातर ऑफकोर्स एयरक्राफ्ट इंजन और या फिर दूसरे इंजन्स में भी हमें साइलेंसर्स यूज़ करने चाहिए आस पड़ोस में, जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो एयरक्राफ्ट इंजन्स ऑफकोर्स हमें एयरक्राफ्ट में साइलेंसर यूज़ करनी चाहिए, बट आस पड़ोस में जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें भी साइलेंसर्स रहने चाहिए। सो इसका जो मोस्ट रेलिवेंट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस, ये कटिंग ट्रीज़ के अलावा आपको इधर पे ऑप्शन दिया जा सकता है कि ग्रोइंग मोर ट्रीज, ओके, तो क्या ट्रीज नॉइज पोल्यूशन कम करता है, ये यस जी हाँ गाइस, तो राइट आंसर है ट्री, ये आंसर अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आपको टिक करना है ग्रोइंग ट्रीज, ओके, और प्लांटिंग ट्रीज, हाँ, तो ये ट्रीज प्रिवेंट करता है नॉइज पोल्यूशन, जैसे हमारे साइड साइड में अगर पेड़ होंगे तो ये क्या करता है, ये जो नॉइज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है गाइस, नॉइज जो रहती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता है, और धीरे धीरे जो नॉइज का जो इफेक्ट है वो एकदम कम हो जाता है। सो दैट इज वन मोर रीजन why we have to grow trees. Using silencers in aircraft engine, installing silencer devices in engines and vehicles reduces sound at the source. वैसे एयरक्राफ्ट इंजन ऑफकोर्स एरोप्लेन के लिए ये रेलिवेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द रोड हेल्प्स इन, जैसे कि अभी मैंने बताया इंक्रीजिंग नॉइज, क्या ट्रीज लगाने से नॉइज बढ़ेगा, इंक्रीजिंग स्पीड, नन ऑफ दी अबव, रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन, ऑफकोर्स नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस होता है, जैसे अभी मैंने बताया वो एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे इफेक्ट उसका कम कर देता है, ट्रीज एक्ट एज अ साउंड बफर्स एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग नॉइज अवे फ्रॉम होम्स, ये आपको लिखना है आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज द वाइब्रेटिंग पार्ट अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन कहाँ पे यूज होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में, क्या सितार में, फ्लूट में, हारमोनियम में, तो एक एक करके बात करते हैं गाइस। सितार में तो स्ट्रिंग यूज होता है, आ जाएगा गाइस आपका ये एग्जाम में आंसर क्वेश्चन, तो कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट यूज होता है उसका नाम बताओ, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। फ्लूट में हमारा एयर कॉलम होता है गाइस, हम तो यहाँ पे आपको लिखना है एयर कॉलम। क्या
तबला में क्या होता है, तबला में हमारा स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पे गाइस हम स्ट्रेच मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। तबला हो गया या ड्रम हो गया, आपका ढोलक हो गया, ये सब में। हारमोनियम में अगेन गाइस हमारा एयर कॉलम ही होता है, एयर कॉलम ही होता है, ठीक है गाइस। तो राइट आंसर इज तबला, सी। ड्रम्स लाइक तबला एंड मृदंगम यूज स्ट्रेच स्किन्स मेम्ब्रेन्स टू क्रिएट साउंड। तो मृदंगम में भी गाइस हम वही यूज़ करते हैं, ऐसे आपका ऐसे रहता है मृदंगम, आप सभी ने कभी देखा होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर। तो अभी अभी मैंने बताया गाइस एयर कॉलम किस में वाइब्रेट होता है, एयर का गैप रहता है और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो राइट ऑप्शन इज फ्लूट, ठीक है गाइस। विंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूसेस साउंड बाय क्रिएटिंग वाइब्रेशंस इन द एयर कॉलम इनसाइड देम। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। व्हेन अ मेटल प्लेट इज स्ट्रक एंड देन टच्ड इट फील्स एज इफ इट इज। तो गाइस अगर मैं मेटल प्लेट को स्ट्रक करता हूँ, थोड़ा सा हिट करके, स्ट्रक मतलब हिट करके, एंड देन टच्ड, अगर मैं उसको टच करूंगा तो अगेन वो वाइब्रेट होगा। इट फील्स एज इफ इट इज हॉट, क्या वो हॉट लगेगा, गलत। वाइब्रेटिंग, यस वाइब्रेटिंग लगेगा। कोल्ड, गलत। मूविंग, नहीं, वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट होता है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेटिंग, द फिजिकल सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन इज एविडेंस दैट साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो गाइस कभी भी साउंड मतलब वाइब्रेशन ही होता है, जहां पे वाइब्रेशन वहां पे साउंड, साउंड इंप्लाइज टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इंप्लाइज टू साउंड। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 34। इफ यू प्लेस अ रिंगिंग बेल इन अ एयर टाइट जार, अगर मैं एक रिंगिंग बेल एयर टाइट जार में प्रोड्यूस करता हूँ, एयर टाइट जार मतलब कि जहाँ से हवा अंदर या बाहर नहीं जा सके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने किसी तरीके से सेटअप बना के इधर पे मैंने बेल लगाया है, तो इधर पे एंड पंप आउट द एयर द साउंड विल, और इधर पे एक और बात लिखी गई है गाइस आगे, पंप आउट द एयर, मैंने इधर से एयर निकाल दी पूरी, तो अगेन मैंने अगर इधर से पूरी एयर निकाल दी तो ये तो वैक्यूम हो गया इधर, सो इधर तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस केस में बिकम लाउडर, स्टे द सेम, चेंज पिच, स्लोली डाई आउट, तो क्या होना चाहिए इस राइट ऑप्शन। क्या वो सेम रहेगा, पहली चीज तो ये, अगर मैंने रिंगिंग बेल डाला है मतलब बेल रिंग हो रही है, ठीक है, एक जार के अंदर, और फिर धीरे से मैंने पूरा उसमें से क्या कर दिया, एयर पंप आउट कर दिया, तो क्या वो सेम बेल का जो साउंड है वो सेम बजता रहेगा, स्टे द सेम, नहीं, तो ऑप्शन इज रॉन्ग, सेम तो नहीं रहेगा। चेंज पिच, क्या उसके पिच में चेंज होगा। स्लोली डाई आउट, बिकम लाउडर, लाउडर भी नहीं होगा, गलत हो गया गाइस। स्लोली डाई आउट, क्या वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। चेंज पिच, तो चेंज पिच में चेंज आएगा, तो राइट ऑप्शन इज गाइस, अगर मैंने एयर पंप आउट कर दी तो स्लोली डाई आउट हो जाएगा, तो बेल सुनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वैक्यूम, अगर उधर कोई एयर पार्टिकल नहीं रहेंगे तो वो वैक्यूम क्रिएट करेगा और वहां पे हमारा साउंड प्रोपगेट नहीं करता है, साउंड डू नॉट प्रोपगेट इन अ वैक्यूम, ओके, उसको मीडियम चाहिए, पार्टिकल चाहिए, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, slowly die out as air the medium is removed the sound waves have nothing to travel through, तो ट्रैवल ही नहीं कर सकता, प्रोपगेट ही नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 35। अ चाइल्ड्स वॉइस हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन एन एडल्ट्स, दिस मींस अ चाइल्ड्स वॉइस हैज, तो चाइल्ड्स वॉइस का ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गाइस, ऑफ कोर्स ट्रू है, सही बात है, होता है, ज्यादा होता है, देन एन एडल्ट से ज्यादा होता है। दिस मींस अ चाइल्ड्स वॉइस हैज हायर पिच, लोअर पिच, हायर लाउडनेस, लोअर स्पीड। आई होप गाइस आपने सही आंसर दिया होगा, तो राइट ऑप्शन इज हायर पिच। हायर फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज टू पिच, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज हायर पिच, ऑप्शन ए। फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर डायरेक्टली रिलेटेड, हायर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू हाई पिच। क्वेश्चन 36 गाइस न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक इज 500 हर्ट्ज। सभी लोग को पता होगा ट्यूनिंग फोक क्या होता है गाइस, ये ऐसा लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा ही होगा, जो क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है जब हम इसको हिट करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन होती है सबकी गाइस, तो इसकी वाइब्रेशन सेट है 500 हर्ट्ज की, ठीक है। सो कैलकुलेट द टाइम पीरियड, हमें क्या निकालना है इस टाइम पीरियड निकालना है, मतलब कि टाइम पीरियड क्या होता है, उसका मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लगा, ये होता है गाइस टाइम पीरियड, ठीक है, ये होता है मेरा टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, किसमें, फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में। फ्रीक्वेंसी वेरस क्या होती है गाइस, फ्रीक्वेंसी होती है, मेरा फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डैश ऑसिलेशंस, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। वेरस टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम हम टाइम निकालेंगे तो हम टाइम को क्वेश्चन मार्क इधर रखेंगे, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे एक ऑसिलेशन में कितना लेगा, तो यहाँ पे लिखा है 500 हर्ट्ज लेता है, ये 500 हर्ट्ज लेता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है गाइस, एक सेकेंड में वो कितना ऑसिलेट करता है, तो एक सेकेंड में ये 500 हर्ट्ज ऑसिलेट करता है, ये बात इधर दी गई है, मतलब 500 ऑसिलेशन करता है बेसिकली। सो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक ऑसिलेशन कितने टाइम में करेगा। तो एक ऑसिलेशन गाइस, अगेन मैं आपको यूनिटरी मेथड बताता हूँ इधर पे कैसे फटाफट उससे आंसर निकालेंगे आप। सो 500, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 500 हर्ट्ज में 500 ऑसिलेशन अगर वो एक सेकेंड में करता है, तो एक ऑसिलेशन, इधर पे हर्ट्ज के बजाय मैं ऑसिलेशन लिखता हूँ जो कि आपके लिए मोर कन्वीनियंट होगा। 500 ऑसिलेशन वो एक सेकंड में करता है, तो एक ऑसिलेशन कितने में करेगा, तो अगेन गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यूनिटरी मेथड, ये 500 को इधर लेके आना है, ये हो जाएगा 1/500 सेकंड, ठीक है। सो एस मतलब सेकंड, तो 1/500 कितना होता है गाइस, आप जस्ट डिवीजन कर दीजिए, अगर 1 को आप 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। सो इधर पे आप 1 को 5 से डिवाइड करके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, इधर मैं 0 लगाऊंगा, 2 ज़ा 10, तो ये आपका हो गया 0.2, मैंने 1 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 0.2, और नीचे 2 0 हैं तो इसको मैंने 100 लिखा है, इसको 100 लिखा है, 500 मतलब 5 × 100 होता है, और 0.2 क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे मेरे जो इधर 2 0 हैं तो ये 2 डिजिट जंप करेगा, तो डेसिमल 1 डिजिट और 2 डिजिट जंप करेगा, तो 1 डिजिट इधर जंप किया। सो इसके बाद इधर पे एक और डिजिट होगा तो मैं इधर 0 ले लूँगा, तो डेसिमल इधर रहेगा, तो राइट आंसर इज 0.002, ठीक है गाइस, सेकेंड, ये होगा इसका राइट ऑप्शन। तो माय राइट ऑप्शन इज 0.002 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए। अगर गाइस आपको फॉर्मूला से इसे करना है तो फॉर्मूला मैं दे देता हूँ इधर, आप उससे भी कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड इधर निकालना है, बोला है इसने, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बस इतना सा है, आपको क्या याद रखना, टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी, एग्जाम में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको जस्ट 1 को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी वही हमने इधर किया था 1/500। आई होप गाइस आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, जल्दी हम एंड करने वाले हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 37 गाइस यहाँ पे देखते हैं, द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स, द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन एडल्ट मेन इज, वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है गाइस, ये पूछा गया है। तो अगेन वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है गाइस, अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है वोकल कॉर्ड की लेंथ 20 mm होती है, 20 mm। adult men have vocal cords about 20 mm long which are longer than those of women, तो women की 15 mm होती है, इसीलिए उनकी हाई पिच साउंड होती है, ठीक है, और हमारी लो पिच होती है मेंस में। आगे बढ़ते हैं गाइस, whales and dolphins communicate underwater using sound, तो यहाँ पे whales और डॉल्फिन्स, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं गाइस, साउंड का यूज करते हैं अंडर वाटर कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे ओशियंस में, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट साउंड ट्रैवल्स थ्रू, ये क्या प्रूव करता है, अगर वो अंडर वाटर कम्युनिकेट करें तो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या जस्टिफाई कर रहा है, ये प्रूव करता है कि साउंड एयर से ट्रैवल करती है, नहीं, अंडर वाटर कर रहे हैं तो वैक्यूम से नहीं, सॉलिड से नहीं, लिक्विड से भी साउंड ट्रैवल करता है। आगे बढ़ते हैं, वाटर इज लिक्विड मीडियम थ्रू विच साउंड वेव्स ट्रैवल एफिशिएंटली, जैसे हमने देखा था। इफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एम्पलीट्यूड इज ट्रिपल्ड, अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ट्रिपल्ड हो गया गाइस, अगर मैंने एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स कर दिया उसका, ठीक है, इट्स लाउडनेस विल इंक्रीज बाय, तो जैसे गाइस मैंने आपको पहले बताया था, ये एक आपका रिलेशन है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं इधर पे एम्पलीट्यूड को 3 गुना बढ़ा रहा हूँ तो लाउडनेस स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी, कितना टाइम्स बढ़ाएगा इस, मैंने 3 टाइम्स बढ़ाया, मतलब 3a, मैंने 3 टाइम्स बढ़ाया, तो मेरा जो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मेरा लाउडनेस कितना बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, जो कि होगा 9 टाइम्स मेरा लाउडनेस बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए एम्पलीट्यूड इम्प्लाइज टू लाउडनेस, एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस बढ़ेगा, 9 टाइम्स इज माई राइट ऑप्शन। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल। बात करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन का, हियरिंग इंपेयरमेंट किससे हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है। यस गाइस, इन्फेक्शन से भी हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है।
अगर आपके कान में इन्फेक्शन कोई हो गया तो हो सकता है। सडन लाउड नॉइज़, येस, अगर सडनली बहुत ज़्यादा आवाज़ आपके कानों में चलेगी तो हो सकता है, इसलिए आपको डीजे वगैरह से थोड़ा दूरी बनाए रखना है, ज़्यादा उधर नहीं जाना है, सडन लाउड नॉइज़ के पास ज़्यादा नहीं जाना है जहाँ पे। ओल्ड एज, येस, ओल्ड एज में गाइस हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है ऑफ कोर्स, and all of these, yes, the right option is all of these. So option number D, deafness or hearing loss can be congenital caused by injuries or long term noise exposure. तो आई होप गाइज आपको इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, 40 क्वेश्चन हमने मिलके कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, कमेंट्स में आपको जाके अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक देना है तो फीडबैक भी दे सकते हैं गाइज हम, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।